नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मायावती, जहां पर जन संबोधन कर रही हैं। जनेश्वर मिश्र पार कर दिया गया, ये सपा सरकार का कारनामे हैं। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC/ST की भूमि खरीद को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM के अनुमति के कोई भी उनकी ज़मीन खरीद सकता था, जिससे इन कमज़ोर वर्गों की ज़मीन को हथिया लिया जा सके। ये है अंबेडकर, ये है समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव के अंबेडकरवादी सोच एवं प्रेम। आप लोग समझ सकते हैं कि सपा सरकार में किस तरीके से वीकर सेक्शन की उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। वर्तमान भाजपा सरकार में इसका सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो पूरे देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने तो जनता की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान भी रहे हैं और अभी भी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज़्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस। तो वहीं अब बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां JP नड्डा का उत्तरकाशी दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते रद्द हुआ है दौरा। बीजेपी अध्यक्ष को उत्तरकाशी करना था चुनावी प्रचार, लेकिन अब खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया है दौरा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते दौरे को रद्द कर दिया गया है।
वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। हरिद्वार में किया सीएम धामी ने रोड शो, वहीं हरिद्वार के लालधाम बाजार में डोर टू डोर कैंपेन भी किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा के कई क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के विकास की गंगा, जहां एक तरफ अब विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं अब हरिद्वार में सीएम धामी ने रोड शो किया है। जसपुर के बीजेपी कार्यालय में इंडोर बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पहुंचे। सीएम धामी ने लालधाम क्षेत्र में जनसभा कर रोड शो किया और डोर टू डोर जाकर बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के पक्ष में वोट मांगे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने गेंडी खाता स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेका और बीजेपी की जीत की कामना भी की है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की कि राज्य का विकास केवल कमल ही कर सकता है, इसलिए लोग बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान करें। सीएम धामी ने कहा कि इस सीमांत क्षेत्र में जिस तरह बीजेपी ने विकास की गंगा बहाई है, वह अगले 5 सालों में और दोगुनी गति से बहेगी। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद ने भी लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2081 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25,000 के पार एक्टिव केसों की संख्या पहुंच गई है, जो लगातार अब कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब 25,000 के पार संख्या पहुंच गई है। उत्तराखंड में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नैनीताल, चंपावत में भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है, जिसके तहत देहरादून समेत प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं उच्च क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं, मौसम विभाग ने तापमान सावधानियां बरतने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। आपको दिखाना चाहिए, इस वक्त राजधानी देहरादून के मौसम देख सकते हैं कि लगातार जो कोहरे का असर देखा जा रहा है और बूंदाबांदी का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुल मिलाकर देखें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत तमाम सावधानियां बरतने की बात कही है। हालांकि देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान कहीं ना कहीं सच साबित हुई है और देहरादून में लगातार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वही उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर बारिश का दौर भी लगातार देखा जा रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके चलते मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सही होने जा रही है। और ऐसे में जो आपको गाजियाबाद ले चलते हैं, जहां अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं पहली बार लोनी नगर में आया हूं और लोनी नगर में आकर
पवित्र भूमि के दुर्गा हनुमान मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर धरा चाहे तैमूर लंग के सामने लड़ना हो, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, ये भूमि ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, वीरता के साथ इसका सामना किया है। मित्रों, आज मैं आपके पास आया हूं तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं, वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव। ये चुनाव के अंदर कोई छोटे उद्देश्य के लिए हम यहां न आए। मित्रों, मैं आज राम प्यारी गुर्जरी को याद करने आया हूं कि वीरांगना राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को यहां से उल्टे पैर वापिस जाना पड़ा। अपने प्रदेश में जाकर दिल्ली छोड़कर तैमूर लंग की जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु का कारण भी मेरे लोनी के वीर गुर्जरों ने मारा हुआ भाला था, इसके कारण मृत्यु हुई। ये भूमि सम्राट मिहिर भोज की भूमि है, ये भूमि वीरों की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तीनों चुनाव में मैं आया हूं। 2013 में भी आया था, 17 में भी आया था, 19 में भी आया था। हर बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा की झोली वोटों से भरकर भोले शंकर की तरह भाजपा को आशीर्वाद दिया। आपने तो हमें मैंडेट दे दिया, मगर हमने भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाओ, हम उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान खत्म कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोलो, कहा था या नहीं कहा था? आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर आपने गलती कर दी तो जेल में रहेंगे? कल अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों,
आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज फिर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? मित्रों, वो आएंगे जाति के नाम पर, वो आएंगे क्षेत्र के नाम पर। जाति क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा लक्ष्य रहा है। मित्रों, ये किसानों की बात मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिले, सहकारी चीनी मिले थी, आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है भाई? बताओ कौन जिम्मेदार है? ये सपा, बसपा, सपा, बहन जी और अखिलेश ने 21 गन्ना मिलों को बेच डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 20 मिलों का विस्तार करने का काम किया है। मित्रों, सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो, 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी। अरे अखिलेश भाई, बहन जी, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके समय में विकास के काम क्यों नहीं होते? मित्रों, उत्तर प्रदेश में इनके जमाने में हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर जिले में एक एक माफिया को डेप्यूटी सीएम बनाया हुआ था। बनाया था या नहीं बनाया था? जोर से बोले, बनाया था या नहीं बनाया था? हर तीसरे चौथे दिन एक दंगा होता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आज भी नहीं भूले हैं किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था। अखिलेश बाबू, पूरा उत्तर प्रदेश आज भी नहीं भूला है
किस प्रकार से निर्दोष कार सेवकों पर गोली चलाकर उनके मृतदेहों को गोमती में डालने का काम आपकी सरकार ने किया था। मित्रों, हमने ये 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को एक भी दंगा नहीं होने दिया। दंगा करने की किसकी भी मजाल नहीं। और लौनी वालों में कहने आया हूं, अरे डरिएगा मत, मैं बैठा हूं दिल्ली में, कोई दंगा नहीं होने वाला है, चिंता मत करिए। मित्रों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को एकदम पटरी में लाने का काम किया है। अखिलेश बाबू की सरकार थी, अखिलेश बाबू की सरकार थी। और वहीं इसी बीच खबर आपको बता देते हैं, जहां नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता की है। रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी है नवीन पिरशाली। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल आप कार्यालय पर हमला भी किया था। आपको बता दें कि ये पार्टी लोकतंत्र पर बीजेपी ने हमला किया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नवीन पिरशाली ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया है। कर्नल कोठियाल का गंगोत्री विधानसभा में जनसंपर्क हुआ है। बर्फ और ठंड की परवाह किए बगैर कर्नल का तूफानी प्रचार जारी है। कुटेटी मां के दर्शन कर नव निर्माण का संकल्प भी लिया है उन्होंने। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गाजरा पट्टी में कर्नल कोठियाल का डोर टू डोर प्रचार भी देखने को मिला। बर्फबारी के बीच कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी में हमने केदारनाथ का पूर्ण निर्माण शुरू किया था, वहीं उत्तराखंड का नव निर्माण भी हम हर विपरीत परिस्थिति में ही करेंगे। देवभूमि में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।